वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया, ब्रेक के बाद हमारे साथ और मेहमान होंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद है स्टार अब्बासी, पीटीआई से सीनियर रहनुमा है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? खैरियत से? इसरार साहब, जैसे आपने देखा कराची की सूरत हाल आपके सामने है। चंद घंटे बारिश, चंद कतरे बारिश के पड़ते ही कराची का जो शहर है वो कराची का जो नक्शा है वो आपके सामने है, सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। कई लोग अपने जानों की नजराने दे चुके हैं जिस तरह के वाक़यात आपके सामने। तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया निदा। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हर साल बारिश होती है और डिज़ास्टर्स होते हैं और हम उसके ऊपर बैठ के डिबेट्स भी कर रहे होते हैं और प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकलता। हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद जब से हमने टेक ओवर किया है, एक तो मैं बारहा आपके प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि हमारी कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट की कि 18वीं तरमीम के बाद हम सूबे में किस हद तक इंटरफेयर कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। जो वफाकी प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए बड़े नालों की सफाइयाँ, आप अगर किसी भी तीनों गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, इस तरफ आप जाएँ तो दिन रात हमने काम करके एक बड़ा डिजास्टर, जो 3 बड़े नाले वो भी वो बिल्कुल फेडरल ने वो अपनी वो ही जिम्मेदारी। वो एक ले वो जी जी करके, अगर आप मेरे साथ राउंड द क्लॉक किसी वक्त भी कैमरा लेके चलें तो 24 घंटे उस पर काम हो रहा है, डे नाइट काम हो रहा है। सही। ठीक है। अच्छा, ये जो अब शहर के अंदर सीवरेज का निज़ाम है, ये बदकिस्मती इस शहर की ये हुई कि एक लोकल बॉडीज़ निज़ाम पिछले टेन्योर में रहा, जिसको कैप्चर करके रखा प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। वो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो हमेशा से 18वीं तरमीम के ऊपर बड़ी दलाइल देती है कि 18वीं तरमीम ये है और इसके लिए, उस 18वीं तरमीम की जो लेटर स्पिरिट है कि आपने वफाक से जो इख्तियारात लिए जी। उनको निचली सतह की गवर्नमेंट यानी सूबाई गवर्नमेंट से जो लोकल गवर्नमेंट है उस तक इख्तियारात की तकसीम वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब सारा निज़ाम वो कैप्चर होकर रहा। पीपल्स पार्टी ने कॉस्मेटिक तौर पे अपने, क्योंकि तीसरा टेन्योर है, जी। हर टेन्योर में एंड के टाइम पे थोड़ा सा कॉस्मेटिक काम किया और उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि जी सही। हमने तो ये देखे ना जी, ये रोड बना दिया, ये रोड। लेकिन अगर आप एक सूबे में मुसलसल तीसरी बार 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं और आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में नाकाम हैं, तो आप एडमिट करें कि देखें इस शहर को, अभी हम बात कर रहे थे कि जी ट्रांसपोर्ट तक आप नहीं दे सके। एक हुकूमत 5 साल का अपना मैनिफेस्टो लेके आती है कि उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसके नाम पे वो वोट लेती है। ये तो 1971 से वो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर वोट लेती है, आज तक कुछ नहीं कर सके। फिर कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, देखिए कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट 3 टर्म में आपके पास थी और आपका जो डिलीवरी है वो नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि आपने कराची को एक अलग बल्दियाती निज़ाम मजबूत देंगे तो कराची, ना ये सूबाई गवर्नमेंट इसको ठीक कर सकती है, ना फेडरल गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, क्योंकि ये ठीक है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसको बिल्कुल एक अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ये आपका रेवेन्यू हब है, आप इससे रेवेन्यू तो जनरेट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर लगाते क्या हैं? जिन वाक़यात की बात की आपने, हुसैनाबाद में जो मोटरसाइकिल पे जी जी हमारे जी बच्चे चले गए, ये लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो डीएचए में ये हुआ, जी हाँ। बारिशें और हुई और लास्ट ईयर तो सेम। काफ़ी लोगों ने लोगों की जान गई है। मैं आपके पास आऊँगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा साहब, जैसे आपने देखा कराची की सूरत हाल तो आपके सामने ही है। बारिश का ही हम लोग जिक्र कर रहे थे, कितने लोगों ने अपने जानों की नजराने दे चुके हैं। कब तक लोग अपने प्यारों का जनाजा अपने कंधों पे उठा के उन्हें इस तरह से दफनाएंगे? आप मुझे बताएं, ये जो करप्ट इदारा है के इलेक्ट्रिक, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? जी बहुत शुक्रिया। हेलो। जी जी जी, हम सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कराची की एक बहुत ही तकलीफ से और अजियतनाक मसले को जो है वो मौजू बनाया। देखिए, ये तो मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हैं कि जो सामने आ रहे हैं, और जी। ये मसला के इलेक्ट्रिक का ही नहीं है। ये जो बिजली की तरसील है, बिजली से तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी है, बिजली की फराहमी है, ये सारी चीज़ें हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सही। और हुकूमतों ने ये फैसला किया था कि वो इसको प्राइवेटाइज करके आवाम को सहूलत देंगे। जो केईएससी का इदारा इस शहर में को सर्व कर रहा था, वो इससे लाख गुना बेहतर था, लेकिन इन्होंने सरमायादाराना निज़ाम को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत करने के लिए साम्राज्यी साजिशों के तहत चीज़ों को जो है वो प्राइवेटाइज करना शुरू किया, और उससे ज़्यादा बदतरीन और भयानक सूरत हाल में आवाम को धकेल दिया है। इस पूरी सूरत हाल की जिम्मेदारी
सिंध हुकूमत के ऊपर आयद होती है, वफाकी हुकूमत के ऊपर आयद होती है, तमाम हुक्मरान तबकों के ऊपर आयद होती है, और ये सब मुश्तरका तौर पे इसके जिम्मेदार हैं। कोई के इलेक्ट्रिक और कोई ऐसा इदारा इसका जिम्मेदार नहीं है। ये तो जाहिर है इन्होंने उनको जिम्मेदारी दी है, वो जवाब दें, वो बताएं कि के इलेक्ट्रिक के तहत अगर ये सारी वजीफादारी हो रही है तो वो इस मौके पे क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा वजीर आला कहाँ है, वजीर आजम कहाँ है, गवर्नर कहाँ है, इतने सारे वज़रा हैं, MNA MPA हैं, ये किस मर्ज की दवा है ये न लीपने के साबित हुए हैं, न पोतने के साबित हुए हैं। ये क्या चीजें जो शहर कराची के नुमाइंदगी कर रहे हैं और शहर कराची के ऊपर अजाब मुसल्लत है। इस पूरे अजाब के शरीके कार हैं ये लोग, उसकी जिम्मेदारी असल इन्हीं के ऊपर आयद होती है। और के इलेक्ट्रिक तो इनका एक जरिया है, एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है कि जिसके जरिए ये कराची के अवाम की जेबों पर एक कानूनी तरीके से डाका डालते हैं। सही। और इन्होंने कराची की जेबों पर डाका डालने के लिए, जाहिर है कि कराची करोड़ों इंसानों का शहर है, 4 करोड़ इंसानों की आबादी यहाँ पर बसती है, और उनकी जेब से अगर 1-1 रुपया भी निकालें तो एक लम्हे में 4 करोड़ रुपए निकल आते हैं। लिहाजा ये इस पूरे वसाइल को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात अज़र मिन अश-शम्स है, मुख्तलिफ किस्म के जिम्मेदारान के हवाले से सामने आ चुकी है कि इलेक्ट्रिक इन तमाम हुक्मरान पार्टियों को फंडिंग करती है। उसमें पीपल्स पार्टी का नाम भी शामिल है, मुस्लिम लीग का नाम भी शामिल है, PTI का नाम भी शामिल है, MQM का नाम भी शामिल है। लिहाजा ये इस तरह का एक गोरखधंधा है और ये एक्सपोज होना चाहिए। अच्छा जी उसामा साहब, क्योंकि जमात इस्लामी हमेशा से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती आई है, तो आप लोगों ने कोई कानूनी रास्ता अपनाया है इस बार, क्योंकि जिस तरह की बात हुई है इस पे जमात इस्लामी की क्या वर्किंग है? देखिए, इस शहर कराची में अगर इस मसले के ऊपर किसी ने आवाज उठाई है या हिम्मत की है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है, वरना कोई पार्टी, कोई रहनुमा, कोई जिम्मेदार, कोई हुक्मरान के इलेक्ट्रिक का लफ्ज भी अपनी जुबान के ऊपर लाने को तैयार नहीं था। चैनल्स के ऊपर उनके बारे में अगर खबर भी चलती थी तो उनके नाम से नहीं चलती थी, एक इदारे की तरफ से के नाम से चलती थी। ठीक है जी। मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस मसले के ऊपर बात की है और इस इदारे के हवाले से भी, वरना इस इदारे की सूरत हाल ये है, इस इदारे के पीछे हुक्मरानों की इतनी बड़ी ताकत है कि इनके खिलाफ अदालत के अंदर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई मुकदमा दायर कर दे तो उसको तारीख नहीं मिलती है जी। ये लोगों के घरों पर जाकर उनको मजबूर करते हैं कि वो इनके खिलाफ FIR नहीं कटवा सकते, वो इनके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। और इस वजह से सूरत हाल ये है कि शहरी बिल्कुल दुबक कर रह गए थे और ये सारे यहाँ के MNA और MPA के इलेक्ट्रिक के पुष्पना बने हुए थे। आपको याद होगी ये बात, यहाँ पे असद उमर और गवर्नर सिंध ने बैठकर ऐलान किया था कि कल से जो है वो के इलेक्ट्रिक की सारी खराबियां दूर हो जाएंगी, जो है बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और हमने इसके ओवर बिलिंग के हवाले से भी कहा गया था। जी जी। तो देखिए ये सारी सूरत हाल है। ये कोई इदारा इतना ताकतवर नहीं होता, ये के इलेक्ट्रिक का इदारा तो इतना ताकतवर है कि लगता है कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का कोई दूसरा ताकतवर इदारा ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। और जो समझ साहब जो आवाज़ अपनी बुलंद करता है तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है, कहा जाता है कि आपने अगर के इलेक्ट्रिक का नाम लिया, इस कातिल डिपार्टमेंट का नाम लिया इदारे का, तो फिर उनके पास भी कानूनी जो है रास्ता इख्तियार कर सकते हैं वो लोग भी। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल गवर्नमेंट से इसरार साहब, सीनियर रहनुमा है, आप इनसे क्या बात करना चाहेंगे? मैं कौन मौजूद है? PTI से इसरार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी 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 जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जो के इलेक्ट्रिक के जितने जराइम हैं, ये जराइम दरअसल हुकूमत के जराइम हैं। सही। और हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार है। एक इदारा तो एक सामने का फेस है, उस फेस की, उस इदारे की ये बुनियादी, देखिए बिजली बुनियादी इंसानी जरूरत है, बुनियादी हक है, और ये इदारा गवर्नमेंट का इदारा है। इसको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया अगर किया है, ये जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत की है, हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सही है, ये बात कह रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसरार साहब आप क्या कहेंगे? तो लें जवाब तो सामने। देखिए निदा, हम पहले भी उसामा साहब के साथ एक प्रोग्राम कर चुके हैं और उस पर बड़ी तफसीलन डिस्कशन की हमने कि के इलेक्ट्रिक का इशू क्या था और के इलेक्ट्रिक को किस
के दौर में प्राइवेटाइज़ किया गया और किन शराइत पे प्राइवेटाइज़ किया गया और हमारी गवर्नमेंट ने आके उसको किस तरह रिव्यू किया। और मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में ऑन एयर ये कहा था कि इंशाल्लाह हम इसका हल निकाल रहे हैं। हमने गुज़िश्ता 8 माह पहले एक सेमिनार किया जिसमें तमाम जो बिजली की कंपनीज थी उनको हमने दावत दी कि वो आएँ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिछाएँ। तो इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर और कंपनीज को भी हम ओपन बिडिंग, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर हम के इलेक्ट्रिक के मुआहदे की कैंसलेशन पे जाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हैं जो आवाम ऑलरेडी महंगाई के नीचे दबी हुई है, उसके ऊपर हम मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे रहे हैं। जमात इस्लामी के लिए बहुत आसान है, जब हम अपोजिशन में थे हम भी हर हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते थे कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, लेकिन हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, किसके दौर में हुआ और उस वक्त जमात इस्लामी ने कितने मुजाहरे किए या कितनी इसके लिए आवाज़ उठाई। जहाँ तक कि असद उमर और गवर्नर सिंध की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, हमारे तो सारे MNAs MPs जाके बैठ गए थे के दफ्तर के बाद, और आप इस बात की गवाह हैं कि उनको बेचारों को अपोजिशन लीडर को अंदर जाने की इजाज़त, अपोजिशन लीडर जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल वो नेक्स्ट CM के बराबर उसका प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उसको इदारे के अंदर जाने की इजाज़त, क्योंकि वो एक प्राइवेट इदारा है, हुकूमती इदारा नहीं है। हम बारहा ये कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज़ करें, आपका राइट है, लेकिन कोई सलूशन दें। कह देना जी हम बहुत आसानी से अपनी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं कि जी जब ये मुआहदा हुआ था फेडरल में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इनके जो को चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और उन्होंने इस मुआहदे को बिल्कुल ऐसी काला मुआहदा जिसमें तमाम लैंड लॉसेस से लेके हर किस्म के लॉसेस इनकी जो थे कंपनी के, वो फेडरल, ऐसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी नहीं मुआहदे होते थे कि जो कंपनी के लॉसेस हैं उसको हुकूमत वक्त जो है वो बेयर करे। हमने तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन हमने अपने जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़ाई। हमने इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ दुनिया की कंपनीज को दावत दी, जिसमें चाइनीज़ कंपनीज भी हैं, जिसमें 8 माह पहले यहाँ सेमिनार हुआ और उसकी वर्किंग होगी। अब वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स बहुत सी और कंपनीज आ जाएंगी और हर सारिफ को ये इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्ज़ी की कंपनी से जो है वो बिजली खरीद सके। लेकिन इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आज़म वो नहीं बने थे, उससे पहले तो उन्होंने कंटेनर पर बिल्स भी चला दिए थे, ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी तकरीरें की थी। तो ओवर बिलिंग तो अभी भी चल रही है और मुसलसल लोड शेडिंग का मामला आपके सामने है। देखिए, दो बड़ी बुनियादी चीज़ें समझने की हैं। एक तो है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्या आपके पास पावर कम है और आपकी ज़रूरत ज़्यादा है? ऐसा कतई नहीं है। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। सही। लेकिन होता क्या है कि ये कंपनीज अपने कुछ ग्रिड्स को बंद करके आवाम को इस तरह की अजियतों में मुब्तला करते हैं। फिर आपने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, जो हमारी कॉपर वायर्स थी उनको चेंज करके एलुमिनियम वायर्स लगा दी गई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़रा सा उसके ऊपर लोड आता है वो ट्रिप कर जाती हैं। जो के इलेक्ट्रिक का ओरिजिनल मुआहदा था, उस मुआहदे के अंदर ये तय था कि कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में इसमें सरमायाकारी करेगी। सही। लेकिन आज तक 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं की गई, बल्कि उल्टा जो एसेट थे के इलेक्ट्रिक के ESC के जो एसेट थे वो के इलेक्ट्रिक ने बेच दिए और उसको खा गए। अब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं जी वो हुक्मरान जिम्मेदार थे, लेकिन जिन्होंने किया वो आज नहीं है। आज हमें इसको काउंटर करना है। ये तो नहीं कि हम मैंने कहा ना, हमारे लिए तो बड़ा आसान था, 2009-10 में हुआ, हम तो 9 साल सूबाई गवर्नमेंट में थे, ना फेडरल गवर्नमेंट में थे, ना MPA था, ना MNA था। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और ऑपोजिशन में बैठ के किसी को भी क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब आप पावर में आते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या मामलात हैं और हुकूमतों की किस तरह की लिमिटेशंस हैं, हम किन मुआहदों के पाबंद हैं, हम 18वीं तरमीम के तहत कितना इंटरफेयर कर सकते हैं सूबे में। तो ये इतना आसान नहीं होता। बहरहाल हम कोशिश करें एज ए फेडरल गवर्नमेंट, हम इसके हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स ये बिजली का मसला हल होगा, क्योंकि दूसरी कंपनी जब आएंगी, कंपटीशन, आपको याद होगा एक ज़माना था मोबाइल कंपनीज का कि पाकटेल के अलावा कोई कंपनी नहीं होती थी। तो कितने हम महंगे टैरिफ हम बर्दाश्त करते थे, इनकमिंग पे भी 19-20 रुपये और आउटगोइंग पे भी 27 रुपये। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे कंपटीशन हुआ, कंपनीज हुई, आजकल फ्री पैकेजेस भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जब देखें, आपके मुल्क की सिमत ठीक जा रही है, देखिए आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं, आपकी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं,
आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स कभी हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन अब रहे थे, शुरू हुई, बिल्कुल सही कह मैन्युफैक्चरिंग रहे हैं कारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। ये सारी चीज़ें मुल्क को सही सिमत में लेके जा रही हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इन सारे इक़दामात का जो असर है वो आवाम तक अभी पहुंचना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आस्ता आस्ता वो पहुंचेगा। और ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो फिर लोगों को समझ आएगी कि हमने गुज़िश्ता 3 साल में क्या किया। लोग 30 सालों का हिसाब किसी से नहीं पूछते, हमसे 3 सालों का हिसाब मांगते हैं, हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, महंगाई आपके सामने है और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोल प्राइसेस के मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उसके तकरीबन 3 महीने बाद मैं पीएम ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, तो हमारे उस वक्त के वज़रा और फिर डिस्कशन हो रही थी कि नेपरा और ओगरा ये दोनों इतने इंडिपेंडेंट इदारे हैं कि ये गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। इनकी इनकी फॉर्मेशन ऐसी है। अब वो क्या करते हैं, वो समरी भेजते हैं कि जी हमने प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से ये उठाया है और हमें इस प्राइस पे देना है। ये गवर्नमेंट, आप एक बड़ी जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, आप पिछली तमाम गवर्नमेंट्स की निकालिए कि उनको समरीज कितनी की भेजी गई और गवर्नमेंट्स ने वो समरीज मनवन मंजूर की या कट डाउन करके प्राइसेस कम रखी। हमारी गवर्नमेंट में जितनी दफ़ा भी ओगरा ने हमें समरी भेजी, हमने एज इट इज़ उसकी समरी मंजूर नहीं की, हमेशा या तो मुस्तरद की या उसमें कमी। अभी भी 11 रुपए की समरी थी जिसको कट डाउन करके 5 पॉइंट समथिंग पे करके हमने किया है। लेकिन मसला ये है कि इसमें आपकी जो टैक्स कलेक्शन है, इसमें लेवी जो है वो हम इस लेवी के ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब आपको मुल्क चलाना है, आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। मैं बहुत आसान से आपको अल्फाज में, क्योंकि मैं माहिर माशियत नहीं हूँ, लेकिन हमारे अवाम में भी इतने माहिर माशियात नहीं होंगे। सिंपल मसला ये है कि महंगाई की बुनियादी वजह है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जब तक डायरेक्ट टैक्सेशन शुरू नहीं होगी, हर जिम्मेदार शख्स जिसके ऊपर टैक्स लागू है वो टैक्स नहीं देगा। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से आम आवाम जो है वो मुतासर होगी। लेकिन स्टार साहब, आपको तो पता है कराची तो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वो लाहौर के बराबर टैक्स देता है। मैं इससे कतन मैं तो कराची के लिए तो हमेशा से मेरी आवाज़ है। मैं कराची का बेटा हूँ, मेरी कराची में सियासत है, सब कुछ है, मैं तो खुल के कहता हूँ। मैं कराची की बात नहीं कर रहा एज अ, देखें अब यहाँ पर ओवर पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। मैं शहर की या इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ उस तबके की जो, देखिए दुनिया में जो भी अमीर तरीन तबका है वो टैक्स देता है और उस सब्सिडाइज करते हैं हम गरीब लोगों को। पाकिस्तान में बदकिस्मती, हमारा दीन क्या कहता है कि अमीर से ज़कात लेके गरीब पे खर्च करो। हाँ, हम बदकिस्मती से उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम गरीब से इनडायरेक्ट टैक्सेशन लेते हैं और वजीरों पे और MNAs और MPs को मराद देते हैं कि उनको पेट्रोल भी दे रहे हैं, उनको अलाउंसेस भी दे रहे हैं। हाँ। ये गलत सिस्टम है। मैं इसके खिलाफ बहुत स्ट्रांगली अपनी पार्टी में भी बात करता हूँ, लेकिन लेजिस्लेशन ऐसी है कि हमें उसके लिए नंबर्स पूरे करने, वरना इमरान खान साहब खुद इन चीज़ों की, आप देखिए उन्होंने प्रोटोकॉल कम किया, अपने खराजात के, जब तक प्रोटोकॉल का कहा था कि मैं तो प्रोटोकॉल भी यूज़ नहीं करूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी नहीं यूज़ करूंगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस वो यूज़ नहीं कर रहे, आज भी नहीं कर रहे, वो अपने घर में ही रह रहे हैं। लेकिन प्रोटोकॉल की जहाँ तक उनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये आप भी जानती हैं उनके ऊपर किस किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो उसके बावजूद भी कम से कम अभी भी वो निजी तकरीबात में उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि ना मैं खुद कोई प्रोटोकॉल लूँगा और ना किसी और मिनिस्टर को ये अलाउ करूँगा कि अपनी ज़ाती किसी तकरीब में या किसी निजी महफिल में। वरना तो यहाँ बदकिस्मती ये थी इस मुल्क की कि नाश्ते के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता है, अपना नाश्ता मरी मंगवाने के लिए हेलीकॉप्टर। तो ये सारा कुछ इस मुल्क की तारीख है। हमें ओवरनाइट जो है ना, कोई मिरेकल नहीं होना, चीज़ें डेवलप मतलब बेहतर हो रही हैं। आप पिछले अदवार का इस दौर के साथ मवाजना करें तो आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन मैं फिर वही महसूस हो रहा है महंगाई है कि देखिए महंगा, अच्छा निदा देखिए मैं आपको एक फिर बताऊं, आप इतने अरसे से कवर करिए, कोई किसी एक दौर में मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी का दौर बता दें, मुशर्रफ का दौर, जब हम कह रहे हो कि उस मौजूदा दौर में ये महंगाई बहुत ज्यादा है। हर दौर में होती, हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा महंगाई, हम क्या कहते हैं, हम अगला दौर जब आता है कहते हैं यार वो पिछला दौर बड़ा जबरदस्त है। टेक माई वर्ड्स, अगले वक्तों में लोग इस गवर्नमेंट को याद करेंगे कि अगर इन्होंने इक़दाम ठीक नहीं किए। अभी 2 साल आपके पास बाकी हैं, 2 साल में आप लोग अपनी कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो इक़दाम गवर्नमेंट ने किए, मैं 2 साल के ऊपर नहीं जा रहा। मैं समझता हूं कि जो इक़दाम हमने किए हैं, जिस तरीके से हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ा, FATF से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर में बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, सारे मामला थे, उनसे निकल के अब पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। और मैं
आपके प्रोग्राम में फिर कह के जा रहा हूँ कि विद इन 3 to 6 मंथ जो हमारी पॉलिसीज़ थी उसके असरात आम आवाम तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए बहुत से लोगों को कवर किया गया, लेकिन अभी इंशाल्लाह कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 29 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, उसमें हर तबके को हमने कवर किया। देखें, लोग कहते हैं कि जी नौकरियों से ज़्यादा अगर हम उनको कारोबार, हमने एक मिसाल आपको दूं कि जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे तो फ्लड आया था सिंध में, जी। तो इमरान खान ने IKF फाउंडेशन के तहत उस वक्त की सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट खाने के पैकेट्स दे रही थी, तो हमने उनको मकानात की तामीर के पैसे दिए, जबरदस्त। बीज के लिए पैसे दिए, खाद के लिए पैसे दिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे चाहते हैं। हम शॉर्ट टर्म नहीं कि अभी एक वक्त का खाना आपको पैकेट मिल गया, आपने खा लिया, रात को आपको नहीं पता कि वो आपको मिलना है या नहीं मिलना। सही कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इस कौम के, जिसका मैं खुद भी फ़र्द हूँ, आप भी फ़र्द हैं, पेशेंस की कमी है। हम बड़े से बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर देते हैं और ज़रा सी चीज़ के ऊपर उठ जाते हैं। ये ठीक है कि महंगाई है, महंगाई में कुछ, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जो चीज़ें पिछली दौर में बिगड़ी हुई थी, आपकी मईशत की बुरी हालत थी, हुक्मरानों की याशी थी, आप कंपेयर कर लेना। सिर्फ आप बैरूनी दौरे वज़ीर आज़म के उठा के देख लें पिछले वज़राए आज़म के साथ, आपको फ़र्क वाज़े पता चल जाएगा कि अवाम का ये टैक्स पेयर का पैसा हुक्मरान अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं या इस मुल्क को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह 3 से 6 माह में जो हमने की हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स हमारी जो है, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ताकि इसके बाद, क्योंकि इससे पहले हुक्मरान, मैंने कहा कि इमरान खान के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन थी, आते दुनिया भर से कर्ज लेते, 5 साल लोगों को सस्ती चीज़ें देते और हम 50 साल मज़ीद कर्ज अदा करते रहते। लेकिन उन्हें एक मुश्किल रास्ता, वो उनकी जो तबीयत है, उन्होंने अपनी हर ज़िंदगी के शोबे, चाहे खेल हो या समाजी खिदमत हो, हर शोबे में उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए और हुकूमत चलाने में भी मुश्किल फ़ैसले किए, और उसके रिजल्ट्स बाद में समझ आए। हमें 92 वर्ल्ड कप में समझ नहीं आ रहा था, हम पहला मैच 10 विकेटों से हार गए, हमने कहा जी क्या हो गया, इंडिया से हारे तो सब कौम जो है ना पत्थर लेके तैयार थी। सही बात है। लेकिन चीज़ें इसी तरह, शौकत खानम कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, सारे माहिर माशियात कहते थे ये बन नहीं सकता, बन गया तो चलेगा नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा शौकत खानम भी तैयार है। तो चीज़ें मुस्तकिल मिजाजी से ठीक होती हैं, ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं होती। बिल्कुल ठीक है कि शौकत खानम की भी काफ़ी कंप्लेंट्स हमने सुनी है, वहाँ पे पर्ची के बगैर काम नहीं होता, ये इस बात पे कितनी सदा करता है। मैं आपको बिल्कुल निदा खुल के कहता हूँ, आप किसी भी शौकत खानम के साथ अपना कैमरा लें, विदाउट इंटीमेशन मेरे साथ चलें, उस सिस्टम को, मैं उसको सिस्टम से गुजरा हूँ, मैंने अपने अजीज़ों को गुजारा है। जबकि मैं PTI की सीनियर लीडरशिप में था, जिसकी एक्सेस प्राइम मिनिस्टर तक थी, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे लेकिन चेयरमैन ऑफ द पार्टी थे। मैंने खुद, यकीन करें कि 2 से 3 मौके पे उनकी फेवर लेने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे सामने फ़ोन कर देता हूँ, तो वहीं बैठना और देख लेना वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन क्या जवाब देगी। अच्छा। मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ, मैं आपको बिल्कुल ओपन, देखिए हमारे यहाँ बहुत आसान है किसी पे भी क्रिटिसाइज कर देना, हम कहते हैं फलां बुरा, भाई आप अमली तौर पे जाके उसको देखिए, अगर एक चीज़ गलत होती तो इस तरफ बढ़ नहीं रही होती। जितने भी हमारे बड़े बड़े मुखालफीन ने भी जहाँ के वहाँ इलाज कराया, अभी एक आपने देखा होगा कि JUI के एक बड़ी लीडर ने सेहत इंसाफ कार्ड से अपना इलाज कराया, ये हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी कि आज ये हमारी गवर्नमेंट है तो हमने सिर्फ अपने लोगों को बुलाया। इमरान खान वो पाकिस्तान का वाहिद लीडर है, जब वो कौम से बात करता है मेरे पाकिस्तानियों करके बात करता है, ना उसने कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, ना कभी सिंधी का नारा लगाया। तो हमें पाकिस्तानियत की ज़रूरत है, इसमें मैं आपको दावत देता हूँ, जब आप चाहें लाहौर, पेशावर, कराची, किसी शौकत खानम की, हमारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, आप इस पर विदाउट इंटीमेशन कैमरा लें, चलें, आप ऑब्जर्व कर लें कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्योंकि लेकिन हमारे पास भी जब जिस तरह से इत्तलाएँ आती हैं, हमें भी जब पता चलता है, तो मैंने कहा चले आज ये जो आवाम की कन्फ्यूजन है हम इसको भी क्लियर कर ही लें, क्योंकि जिस तरह की आवाम के एक तासुर जाता है, जो लोग बाइंड साइट हो गया, अब आपको पता है लोगों का, तो मैंने कहा चलें इस हवाले से भी हम बात कर लें। अच्छा, इमरान खान साहब ने नौकरियों के लिए भी कहा था और बिज़नेस के लिए जो नौजवान अपना बिज़नेस कर सकते हैं, तो वो क्या था, वो किस तरह से वो कर सकते हैं बिज़नेस, वो क्या तरीक़ेकार है, पूरा प्रोसेस में चाहती हूँ कि आप बताएं।
है? देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैला है और उसमें हमने 1 मिलियन से लेके और 1 बिलियन तक के कर्ज़े मुख्तलिफ लोगों को उनकी कैपेसिटी के, क्योंकि हमने देखिए फ़र्क क्या था, पिछली गवर्नमेंट भी कर्जा देती थी, इसमें कोई शक नहीं है कि जी हमने कोई नया काम किया। हमने नया काम क्या किया, हमने इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए कहा है कि अगर आपको कर्ज चाहिए हम आपको पैसे नहीं दे रहे, आप अपना प्रपोजल दीजिए, आप अपना बिजनेस प्रपोजल दीजिए, आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप ज़रूरी शोबे में करना चाहते हैं, हम आपको असिस्ट करेंगे, आपकी वहाँ पर हम आपको ज़मीन लेके देते हैं, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं। सही। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबी के बाद अब कामयाब पाकिस्तान, जिसमें इंशाल्लाह। सबको हम ले रहे हैं, सिर्फ नौजवानों को तो हमने काफ़ी हद तक कर दिया, क्योंकि वो लोग जो डिग्री याफ्ता थे वो बेचारे 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए ख्वार हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से उन्होंने अपने साथ साथ एक एक बिजनेस में कम से कम 5 से 6 फैमिलीज़ को वो अपने साथ अकोमोडेट कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक पिछली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था लोन का, उसमें आपने देखा था कितना बड़ा स्कैम आया था कि जी वो पैसे दे दिए, और पैसे वो देखिए पैसा दे देना गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हम आज इनको अपने वर्कर्स में बांटते हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले दौर में क्या होगा, वो पाकिस्तानियों ने पैसा देना होगा, वो सारा रिटर्न। तो हमने पाकिस्तानी टैक्स पेयर के एक एक पैसे की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, ओथ लिया है वज़ीर आज़म ने कि मैं इस मुल्क और कौम के एक एक पैसे की हिफाजत करूँगा, और उन्होंने खुद अवाम से कहा कि आप इस चीज़ से बेफिक्र हो, आप अपना जायज़ टैक्स अदा करें, आपके टैक्स का पैसा नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम बहुत तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में है। मैं आपको सिर्फ लाड़काना की मिसाल दूँ, जी। जो कभी भी किसी और पार्टी का हब नहीं रहा सिवाय एक पीपल्स पार्टी के, वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर अभी गए तो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपया वहाँ के नौजवानों को दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। लोकल अभी उस्मान डार तकरीबन 2 हफ्ते यहाँ रहे हैं, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसी तरह अब हमने इसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया कि हर बंदे की एक्सेस है वो अपनी आईडी से जाके, पहले तो ये था कि जी आप मुझे जानती हैं, मैंने आपको करवा के दिया, आप बैठी रहे घर, आपको पैसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बिल्कुल बैंक्स को, नादरा को पहले वेरीफाई करने के लिए उनका डाटा वेरीफाइड करें कि आइदर ये लोग जिस तरह एहसास प्रोग्राम में है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नहीं था, कि बहुत से लोग आपने हज़ारों की तादाद में लिखा जो सरकारी मुलाजिम थे और वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने ये नहीं कहा कि आप जाके पीटीआई की इसी से टेस्ट करवा के लिए, हमने वो दे दिया नादरा को डेटाबेस कि देखिए आज आप अपनी एक सिम से लेके बस के टिकट से, ट्रेन के टिकट से, हर टिकट अपने एनआईसी के बगैर नहीं ले सकती। तो नादरा के पास वो सारा डेटाबेस मौजूद है कि कौन बंदा डिजर्व करता है, कौन उस जो गुर्बत की लकीर के नीचे है और कौन उसके ऊपर है। तो हमने पहले मरहले में उन लोगों को जो गुर्बत की लकीर के नीचे थे या जिनकी ज़िंदगी मुश्किल थी उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। इसी वजह से लोग आज आप देखें कि वो तेज़ी से इमरान खान की तरफ, जो हमारे मुखालफिन थे, जो जिन हलकों में हम जीते नहीं थे, वहाँ पर भी आज देखें कि वो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट बेहतर है। वो इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि इमरान खान ने कोई तीर मारा, इमरान खान ने सिर्फ वो काम किया कि जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स पेयर का पैसा था वो उन तक पहुंचाया, बजाय इसके कि उससे अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएं, अपने लोगों को ऑब्लाइज करें। मैं आपको बताऊं ना कि हमारी कोई एक लीडरशिप को आप कह दें कि जी इसको कोई फ़ायदा मिला हो। कराची में हमने बड़े मुश्किल वक्त में सियासत की, आप जानती हैं 2006, 7, 8, 10, 12, लेकिन हमारे किसी लीडरशिप को आप कहें कि जी इनको कोई जिम्मेदारी, कोई सरकारी कोई प्रोटोकॉल मिला हो कुछ में, मैं आज भी अकेला उसी तरह घूमता हूँ, हमारे और सारी लीडरशिप भी इस तरह घूमती है। तो पिछले दौर में और इस दौर में बुनियादी फ़र्क ये है कि हमने अवाम के टैक्स पेयर के पैसे को अमानत समझ के उनके लिए वक्त करने की कोशिश की है, बनस्बत है कि अपने अयाशियों पर खर्च कर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप क्या पैगाम जो है हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे, हमारे अवाम को? देखिए, पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़बरदस्त कौम है। दुनिया में मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, इस जैसी कौम नहीं है। सिर्फ हम में जो चीज़ लैक करती है वो पेशेंस है। सही। हम सब्र से अगर काम लें, हमने बहुत मुश्किल अदवार देखे हैं, बड़ी तकालीफ देखी हैं, लेकिन हमने आईसीयू से अपनी जो मैशियत थी उसको वार्ड तक ले आए हैं। तो इंशाल्लाह ये वार्ड से डिस्चार्ज होकर चलने फिरने भी लगेगी। थोड़ा सा वक्त दें। आपने 30 साल 35 साल देखा कि मुल्क का क्या हाल हुआ, इन 3 सालों में उसकी रेमेडी हुई।
उसकी असरात आपको अगले 6 माह में नजर आने शुरू होंगे। और इंशाल्लाह। 6 माह बाद मैं आपको दावत दूंगा कि आप मुझे फिर इस प्रोग्राम में बुलाएं इंशाल्लाह और मेरे इस ज़रूर। प्रोग्राम की क्लिप चलाएं कि मैंने आप क्या कहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हुए नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ करते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।